क्या अभी एक आर्टिलरी सेल मूविंग टैंक को एक ही शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या भारत ने हेलीकॉप्टर से एक साथ दो दो एंटीशिप मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लिया है? क्या भारत अभी 6th जनरेशन फाइटर रेस में ऑफिशियली एंटर करने जा रहा है? और आखिर क्यों डीआरडीओ के पास अग्नि 6 जैसे मिसाइल को बनाने की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इसे डेवलप करने नहीं दिया जा रहा है? आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से आर्टिलरी वॉरफेयर में एक बहुत ही बड़ा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट करने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर इंडियन आर्मी एक इंडिजिनस 155 mm स्टैंडर्ड की टर्मिनली गाइडेड मुनीशन यानी टीजीएम एमुनिशन को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आर्टिलरी को अभी एक एरिया वेपन से प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ये पूरा प्रोग्राम मार्च 2026 में आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा स्मार्ट आर्टिलरी सेल को बनाना जो वन शॉट वन किल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, खास करके मूविंग आर्मर्ड टारगेट के खिलाफ। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका गाइडेंस सिस्टम होने वाला है। ट्रेडिशनली अभी तक गाइडेड आर्टिलरी सेल सिर्फ लेजर गाइडेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते आए हैं, लेकिन अभी जो इंडियन टीजीएम को डेवलप किया जाए यानी टर्मिनली गाइडेड मुनीशन को डेवलप किया जा रहा है, उसमें मल्टीमोड सीकर का इस्तेमाल किया जाने वाला है। यानी लेजर गाइडेंस के साथ साथ इमेजिंग इन्फेट सीकर या मिलीमीटर वेव सीकर का भी इस्तेमाल इसमें किया जाने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर बैटलफील्ड में स्मोक, फॉग, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या जीपीएस डिनाल जैसे कंडीशन मौजूद हो तब भी आर्टिलरी सेल अपने टारगेट को ट्रैक करके हिट कर सकता है। अब इसके टर्मिनल फेज की बात करें तो ये आर्टिलरी सेल नॉर्मल आर्टिलरी सेल की तरह एक बैलिस्टिक पाथ को फॉलो नहीं करता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है। इसमें डिप्लॉयबल कंट्रोल फिन्स मौजूद होने वाले जो कि लास्ट मोमेंट में ट्रेजेक्टरी एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी अगर टारगेट मूव करता है तो ये सेल उसको फॉलो करके वहाँ पे हिट कर सकता है। आर्मी की तरफ से अपने टारगेट एक्यूरेसी को यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली पिच किया जा रहा है, जिसमें सर्कुलर एयर प्रोबेबल यानी सीपी को 1 मीटर से कम रखने का टारगेट रखा गया है। अब लीथलिटी की बात करें तो इसमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरेट का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो टैंडम कन्फिगरेशन में दिया जाएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मॉडर्न टैंक में जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर होता है उससे भी ये पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इसके साथ ही एक और पैरेलल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, जिसमें रैमजेट पावर 155 mm स्टैंडर्ड की एक और आर्टिलरी सेल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको अभी आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। और इसमें अभी तक टेस्टिंग के दौरान हमने 80 किलोमीटर के आसपास की रेंज को अचीव कर लिया है। फ्यूचर में इन दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आर्टिलरी सिस्टम एक तरह से मिसाइल सिस्टम का एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव बन सकता है। अब कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये टर्मिनल गाइडेड मुनीशन भारत के ऑलमोस्ट सभी एग्जिस्टिंग 155 mm आर्टिलरी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये कि बिना नए गन को खरीदे ही एग्जिस्टिंग आर्टिलरी गन के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी अगर करंट सिस्टम से कंपेयर करें तो रशिया का क्रास्नोपुल लेजर डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें फॉरवर्ड ऑब्जर्वर के ऊपर थोड़ा रिस्क होता है। और यूएस का एक्सकैलिबर जीपीएस गाइडेड मुनीशन जीपीएस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मूविंग टारगेट के खिलाफ और जैमिंग के खिलाफ इतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन भारत का टर्मिनल गाइडेड मुनीशन का फोकस है फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी को आर्टिलरी में लाना, जहां मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के मिसाइल कैपेबिलिटी की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़े माइलस्टोन को अचीव किया जा चुका है, जहां पर डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने साथ मिलकर नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASM-SR का मेडन सैल्वो लॉन्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये टेस्ट उड़ीसा की बे ऑफ बंगाल कोस्ट पर किया गया था, जहां एक नेवल हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से एक साथ 2 मिसाइल को क्विक सक्सेशन में फायर किया गया था। सिंपल भाषा में बोले तो ये पहली बार है जब भारत की तरफ से एक हेलीकॉप्टर से सैल्वो मोड में एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। अब यहाँ पर सैल्वो लॉन्च का मतलब समझना थोड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म से
एक के बाद एक मल्टीपल मिसाइल को फायर करना, जिससे एनिमी शिप के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है और इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टेस्ट के दौरान सभी ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल अचीव कर लिए गए थे। ट्रैकिंग के लिए रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री का इस्तेमाल किया गया था। सबसे खास बात यह कि इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने वाटर लाइन हिट कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया था। सिंपल भाषा में बोले तो शिप के पानी के बिल्कुल सरफेस के पास स्ट्राइक करना सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव पावर होता है, क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट होने पर फ्लडिंग और स्ट्रक्चरल फेलियर का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अब मिसाइल की टर्मिनल एस्पेक्ट की बात करें तो NASM-SR में सॉलिड बूस्टर के साथ एक लॉन्ग बर्न सस्टेनर प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्टेबल और फ्लेक्सिबल पावर फ्लाइट मिलता रहता है। इसके गाइडेंस सिस्टम में फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप बेस्ड INS रेडियो अल्टीमीटर और एडवांस कंट्रोल एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एक हाई बैंडविड्थ 2-वे डाटा लिंक सिस्टम का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मिड कोर्स अपडेट और रियल टाइम टारगेटिंग पॉसिबल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इस मिसाइल के ऑलमोस्ट सभी क्रिटिकल सब सिस्टम जैसे कि सीकर, एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सारा का सारा सब कुछ इंडिजिनस सिस्टम है, यानी ये पूरा सिस्टम मेड इन इंडिया इकोसिस्टम में बनाया गया है। इसका डेवलपमेंट हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमराट की तरफ से किया गया, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैबोरेटरी, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी और ITR चांदीपुर जैसे लैब्स ने मिलकर इस पर काम किया है। कुल मिलाकर NASM-SR का इस सक्सेसफुल सैल्वो लॉन्च कैपेबिलिटी भारत की नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, जहां स्पीड, प्रिसीशन और सैचुरेशन अटैक तीनों कैपेबिलिटी को कंबाइन किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के पायलट सर्वाइबिलिटी सिस्टम की तरफ से है। अभी इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने सर्वाइवेबल रेडियो सिस्टम को रिप्लेस करके एक एडवांस इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हैंडहेल्ड यानी SDRHS सिस्टम को इंडक्ट करने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये सिर्फ एक नॉर्मल अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी CSAR कैपेबिलिटी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। देखिए, अब तक इंडियन एयरफोर्स के पायलट सर्विस सीरीज रेडियो पर डिपेंड करते थे, जैसे कि सर्विस 6-406 और MR509 जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ये सिस्टम बेसिक डिस्ट्रेस बीकन की तरह काम करते थे, जो कि इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी में सिग्नल भेजते हैं। लेकिन मॉडर्न बैटलफील्ड में ये अप्रोच थोड़ा रिस्की बन चुका है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एनिमी इन सिग्नल को अभी इंटरसेप्ट करके पायलट की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, यानी जहां रेस्क्यू होना चाहिए वहीं हमारा पायलट एक्सपोज हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO ने साथ मिलकर SDRHS सिस्टम को डेवलप किया है। अब सबसे बड़ा चेंज इन सिस्टम में सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर होने वाला है। इसका मतलब ये कि ये रेडियो सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करता है, बल्कि सिक्योर, एनक्रिप्टेड और एंटी-जैम कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। इसमें लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी LPI फीचर भी दिए गए हैं। सिंपल भाषा में बोले तो ये सिस्टम ब्रस्ट ट्रांसमिशन और फ्रीक्वेंसी होपिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे एनिमी के लिए सिग्नल को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल बन जाता है। अब सबसे पावरफुल फीचर आता है इसका नेटवर्क इंटीग्रेशन। SDRHS डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट होने वाला है, यानी जैसे ही पायलट डिस्ट्रेस में होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन रियल टाइम में कमांड सेंटर के डिजिटल मैप में शो करने लगता है। इससे रेस्क्यू मिशन का रिस्पॉन्स टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। अब जियो लोकेशन कैपेबिलिटी की बात करें तो ये सिस्टम गगन के साथ इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब मीटर लेवल की एक्यूरेसी मिलने वाली, यानी डेंस जंगल हो, हिमालयन टेरेन हो, पायलट का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलने वाला है। कुल मिलाकर SDRHS सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक साइलेंट लेकिन गेम चेंजिंग अपग्रेड होने जा रहा है। अगला अपडेट भारत के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया जा रहा है, जहां पर भारत ऑफिशियली 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर रहा है। ये अपडेट डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की तरफ से ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में दिया गया है। देखिए, उन्होंने क्लियर बोला है कि 6th जनरेशन फाइटर जैसे एडवांस प्रोग्राम को एक सिंगल कंट्री के लिए इंडिपेंडेंटली डेवलप करना बहुत कॉस्टली और मुश्किल बनने वाला है। इसी वजह से भारत अभी पार्टनरशिप मॉडल पर फोकस कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि भारत ने पहले ही 2 मेजर ग्लोबल कंसोर्टियम को अप्रोच किया है। पहला GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और दूसरा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCS प्रोग्राम होने वाला है। सिंपल भाषा में बोले तो दोनों ही वर्ल्ड के सबसे एडवांस 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जिसमें AI इंटीग्रेशन, एडवांस स्टेल्थ, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होने वाली है।
अब सवाल ये उठता है कि भारत को पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, 6th जनरेशन फाइटर डेवलप करना एक $multi-billion का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसको डेवलप करने में भी कई दशक लग सकते हैं। इसीलिए अगर भारत किसी कंसोर्टियम का पार्ट बनता है तो वो शेयर्ड इन्वेस्टमेंट, फास्टर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सेस का फायदा उठा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को साइड करने वाला है। पैरेलल वे में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर भी काम फास्ट पेस पर किया जा रहा है, जो कि भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। यानी एक तरफ भारत शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एमका को डेवलप कर रहा है और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए यानी 2040 से 50 के आसपास 6th जनरेशन फाइटर जेट को अपने सर्विस में शामिल करने की प्लानिंग बना रहा है। अगर भारत किसी कंसोर्टियम का पार्ट अभी बन जाता है तो सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि भारत को पूरा इकोसिस्टम, इंजन्स, एवियोनिक्स, एआई सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का एक्सेस मिलने वाला है। इसके साथ ही भारत अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बना सकता है, जिससे प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि भारत अभी फ्यूचर एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए 67 घातक यूसीवी को इंडेट करने की प्लानिंग कर रहा है और फाइटर प्रोडक्शन में भी प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत का अप्रोच एक बैलेंस स्ट्रेटेजी को दिखाता है, जहां पर आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल कोलैबोरेशन दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत के नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी अग्नि 6 को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। डॉक्टर समीर वी कामत ने बात कंफर्म किया कि डीआरडीओ टेक्निकली पूरी तरह से रेडी है और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है तो अग्नि 6 प्रोग्राम को तुरंत ही स्टार्ट किया जा सकता है। देखिए, इसका सिंपल मतलब ये कि अग्नि 6 का डेवलपमेंट ग्राउंड वर्क पहले कंप्लीट किया जा चुका है, यानी प्रोपल्शन, गाइडेंस सिस्टम, री एंट्री टेक्नोलॉजी जैसे क्रिटिकल एरिया में डीआरडीओ पहले ही काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि अग्नि 6 में क्या नया होने वाला है। ऑफिशियल डिटेल अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल करंट अग्नि 5 से एक बड़ा अपग्रेड होने वाला है। इसमें लॉन्गर रेंज, फ्लेक्सिबल पेलोड कैपेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट MIRV कैपेबिलिटी ऐड होने वाली है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इसके साथ ही इसमें एडवांस री एंट्री व्हीकल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गवर्नमेंट का अप्रूवल। देखिए, ऐसे स्ट्रेटेजिक वेपन सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन नहीं होते हैं बल्कि पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को भी क्रिएट करते हैं। यानी अग्नि 6 जैसा मिसाइल भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। इसलिए इसको डेवलप करने को लेकर फाइनल डिसीजन टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में ही होने वाली है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखिए तो डीआरडीओ की रेडीनेस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि भारत अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुल मिलाकर अग्नि 6 एक ऐसा प्रोग्राम बन सकता है जो कि भारत के डिटरेंस आर्किटेक्चर को और भी स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बना सकता है और दुनिया भर में कहीं पर भी भारत को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अप्रूवल आने का वेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।